हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। अपनों ने कल एक एमसीक्यू की छोटी सी अपनों ने पीडीएफ स्टार्ट करी थी, यानी कि एमसीक्यू अपने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च को। आज अपनों ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च को होने वाला है, और ये कन्फर्म है कि 15 मार्च से आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे द्वारा जो आपको ये पीडीएफ करवाई जा रही है, यानी ये क्वेश्चन जो आपको हल करवाए जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले एग्ज़ाम में देखोगे कि इन पीडीएफ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही आपको सहायता होगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। ये जो पीडीएफ हमारे द्वारा आपको करवाई जा रही है, तो पीडीएफ के अंदर 1 से 20 क्वेश्चन अपन कल कर लिए थे, और आज जो अपने हैं वो 21वां क्वेश्चन, यानी 21 से लेकर नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। 21वां क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो 21वें क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखोगे तो 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज, यानी कि अपने दोनों लैंग्वेज में जो है इसको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, ताकि आपको आसानी रहे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर। ए ट्रांसफार्मर डैश 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 है। एक ट्रांसफार्मर जो इनमें से करता है, क्या करता है? चेंज एसी टू डीसी, चेंज डीसी टू एसी, या स्टेप अप द डीसी वोल्टेज, या स्टेप अप और डाउन, या एसी वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है। अब वोल्टेज जो है वो कौन सी वोल्टेज, तो ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। अगर इसमें बात करें अपने के की वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान अगर के का मान जो है अगर 1 से कम है तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, और के का मान अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ओनली एसी पर काम करता है। डीसी अगर आप इसको दोगे तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा, यानी जिस कोयल को आप डीसी दोगे वो कोयल आपकी जल जाएगी। नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है वो डाउन भी कर सकता है एसी वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट है टैप चेंजर इज जनरली प्रोवाइड इन डैश डैश। टैप चेंजर आमतौर पर डैश डैश में लगाई जाती है, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर जो टैप चेंजिंग होती है वो कौन से ट्रांसफार्मर में होती है? पावर ट्रांसफार्मर में होती है, या अर्थिंग ट्रांसफार्मर में होती है, या करंट ट्रांसफार्मर में होती है, या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होती है? तो याद रखना है आपको, पावर ट्रांसफार्मर जो कि पावर को ट्रांसफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनमें ये की जाती है टैप चेंजिंग जो होता है। टैप चेंजिंग का मतलब होता है ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट साइड होता है, आउटपुट साइड में टैप चेंजर लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? टैप चेंजर। ये टैप चेंजर क्या करता है आपको पता है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं। उन वोल्टेज ड्रॉप को नियत बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर टैप चेंजर लगाया जाता है, ताकि वोल्टेज जो है वो नो लोड से लेकर फुल लोड तक वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे, इसलिए टैप चेंजर अपने लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, जो पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। देखो, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है आर्क वेल्डिंग जो होता है उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है, आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें आपको ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जिसकी आउटपुट करंट ज़्यादा हो, जिसकी आउटपुट क्या हो? करंट ज़्यादा हो। क्योंकि आपको पता है वेल्डिंग के लिए वोल्टेज तो नहीं चाहिए होती है, मतलब कम वोल्टेज चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा क्या चाहिए आपको? करंट। जो वेल्डिंग होता है उसके लिए वोल्टेज आपको कम चाहिए, लेकिन आपको करंट यानी धारा का जो मान है वो ज़्यादा चाहिए वेल्डिंग के लिए। तो ऐसा इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें करंट का वैल्यू ज़्यादा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर अपने बात करें तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा होती है। स्टेप डाउन की अप की बात करें तो प्राइमरी में जो होता है वो वोल्टेज ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में कम होगी। 1-to-1 ट्रांसफार्मर जो होता है इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। इंस्ट्रूमेशन देखो, आप लोगों को ऑप्शन से ही आंसर मिल जाता है। सबसे पहले अपने बात करें 1-to-1 ट्रांसफार्मर, इसको आइसोलेशन बोलते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की दोनों साइड वोल्टेज और करंट इक्वल रहती है। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है इसमें आते हैं सीटी और पीटी। सीटी और पीटी तो आपको पता है इंस्ट्रूमेंट है, ये तो मापन का कार्य करते हैं, तो इसलिए केवल स्टेप अप और स्टेप डाउन में से ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी जो वेल्डिंग के लिए यूज होगा। तो स्टेप अप जो है उसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, ये तो हो नहीं सकता, तो सॉरी स्टेप अप नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सही जो है वो क्या होगा? स्टेप डाउन, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम और करंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, ए मल्टीमीटर मेजर
यानी कि एक मल्टीमीटर मेजर कर सकता है, डैश डैश को माप सकता है। देखो मल्टीमीटर किस किस को माप सकता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मल्टीमीटर जो है वो धारा को भी माप लेता है, डीसी धारा मापता है केवल, वोल्टेज भी माप लेता है और प्रतिरोध भी माप लेता है। तो आपको याद रखना है तीनों चीज़ों का मापन कर सकता है मल्टीमीटर, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। यानी कि जो मल्टीमीटर है वो करंट भी माप लेता है, वोल्टेज भी माप लेता है, वोल्टेज एसी एंड डीसी दोनों का मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन करंट की बात करें अगर अपने करें तो ये केवल डीसी करंट का मेजरमेंट कर सकता है। रजिस्टेंस ये माप सकता है, रजिस्टेंस माप सकता है ये कुछ ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का रजिस्टेंस जो है वो मल्टीमीटर माप सकता है। इसके अलावा मल्टीमीटर से आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीमीटर की सहायता से माप सकते हैं आप लोग। मल्टीमीटर को हिंदी में बहुमापी बोला जाता है। बहुमापी यानी एक से अधिक राशियों को मापने वाला यंत्र जो है वो मल्टीमीटर होता है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 को अपने देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखें, सॉरी 25 के बाद 26 देखेंगे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 नंबर क्वेश्चन को अपने पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, यानी अर्थ रेजिस्टेंस को किसकी सहायता से मापा जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस डैश डैश के द्वारा मापा जाता है। तो रासायनिक मिट्टी परीक्षण के द्वारा, या आईआर परीक्षण के द्वारा, या डक्टर ओम मीटर विधि के द्वारा, या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि के द्वारा, या अर्थ टेस्टर से। देखो ये फॉल ऑफ हो गया या यूजिंग बाय अर्थ टेस्टर। इसमें आपको सीधा सा आंसर दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो अर्थ रेजिस्टेंस मापते हैं वो किसके द्वारा मापेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के द्वारा। इस अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को आप ERT भी कह सकते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के 3 सिरे होते हैं, अर्थ, लाइन और न्यूट्रल। अर्थ, लाइन और न्यूट्रल इसके 3 सिरे होते हैं ERT के। और ERT जो दिखने में मेगामीटर के जैसा होता है, तो ERT से आप लोग जो है वो अर्थ रेजिस्टेंस माप सकते हैं। लिखाया भी है मैंने नोट्स के अंदर भी, आपको ये मिल जाएगा। तो इसलिए इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26, द स्केल ऑफ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डैश डैश डैश, यानी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका स्केल कैसा होता है। स्केल का मतलब होता है पैमाना। और आपको याद रखना है पैमाने 2 चीज़ों से लिया जाता है। अगर तो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क धारा के समानुपाती होता है तब तो आपका पैमाना जो है वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब होता है रेखिक पैमाना, समरूप पैमाना या यूनिफॉर्म पैमाना, एक ही बात होती है। यदि आपका TD समानुपाती होगा I की स्क्वायर के तो आपका पैमाना होगा नॉन लीनियर। क्या होगा, नॉन लीनियर। इस नॉन लीनियर को बोलते हैं अरैखिक। क्या बोलते हैं, अरैखिक। तो वो आप लोगों को मैंने बताया, पढ़ाया भी है कि PMMC जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके अंदर इनका डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, यानी धारा के सीधा समानुपात होता है। इसलिए इनका जो पैमाना होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि लीनियर पैमाना या यूनिफॉर्म पैमाना एक ही बात होती है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसकी जगह आपको यूनिफॉर्म अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो लीनियर मिलेगा, यानी रेखिक भी मिलेगा। तो बात एक ही है, या समरूप भी मिल सकता है। इसकी जगह ऑप्शन आपको समरूप भी मिल सकता है, या इसकी जगह आपको ऑप्शन रेखिक भी मिल सकता है। तो ये एक ही बात है, रेखिक, समरूप, यूनिफॉर्म या लीनियर। PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं। PMMC का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये ओनली DC का मेजरमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, ओनली DC मेजरमेंट करते हैं, करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को अपने रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। हिंदी में है निम्न में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का भाग है। तो बुशिंग की बात कर रहा है, उसके अलावा कम्यूटेटर की बात कर रहा है, उसके अलावा टेकोगेज की बात कर रहा है, उसके अलावा रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ट्रांसफार्मर, कम्यूटेटर की अगर बात करें तो कम्यूटेटर तो DC जनरेटर का भाग होता है। किसका होता है, DC जनरेटर का। गेज जो होता है ये इसका भाग नहीं है। ये क्या लिखा, रेस्पिरेटर भी इसका भाग नहीं होता है। केवल बुशिंग जो होती है ये ट्रांसफार्मर का भाग है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग आप लोगों ने देखी होगी, कहाँ होती है बुशिंग, थोड़ा सा मैं शो कर देता हूँ। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को ऐसे देखा होगा, ये ट्रांसफार्मर है मान लो, इसके ऊपर ये इसका कंजर्वेटर टैंक बना होता है, ऐसे कुछ इस टाइप से ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक होता है। और कंजर्वेटर टैंक के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की बुशिंग बनी होती है, जो ट्रांसफार्मर को
पावर सप्लाई के साथ जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है, ठीक है। बुशिंग के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर पोर्सलिन से बने बुश इंसुलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बुशिंग जो है ट्रांसफार्मर की बॉडी को जो कंडक्टर है उससे आइसोलेट यानी रोधित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। निम्न में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। प्रदीप्ति के 2 नियम होते हैं, मैंने आपको बताया भी हुआ है, और आप लोग प्रदीप्ति की क्लास अगर कंप्लीटली लगाना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको इल्यूमिनेशन का एक चैप्टर है पूरा मैंने करवाया हुआ है, उस इल्यूमिनेशन की आपको क्लास में लगा सकते हैं। देखो यहाँ से अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की क्लासें भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को अर्थिंग एंड वायरिंग की क्लासेस सारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डीसी जनरेटर तो सही आपके नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। और अगर फर्स्ट ईयर में देखें आप लोग तो इल्यूमिनेशन की क्लासेस भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर फुल क्लासेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो आपके लिए हम जो है वो और क्लासेस अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग जो है वो IIT के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से पास कर पाएंगे। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ ये PDF आप पढ़ के ज़रूर जाएं। अगर ये PDF भी आप पढ़ जाते हैं तो आप श्योर हो जाएं कि आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। देखो इल्यूमिनेशन के 2 ही नियम होते हैं, एक तो होता है लंबर्ट कोसाइन लॉ, एक तो होता है लंबर्ट कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ इसको हिंदी में बोलते हैं लंबर्ट का कोज्या नियम, हिंदी में बोला जाता है लंबर्ट का कोज्या नियम। एक तो ये होता है, दूसरा होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही नियम ऐसा है जो कि इल्यूमिनेशन पे आधारित है, वो है आपका कौन सा? लंबर्ट कोसाइन लॉ। जूल का नियम है, जूल का नियम बताता है ऊष्मा को। लेंज का नियम बताता है जो चालक में उत्पन्न होने वाला EMF है वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। और किरचॉफ का जो नियम है वो करंट और वोल्टेज पर अप्लाई होता है, ठीक है, यानी KCL और KVL आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो लंबर्ट कोसाइन लॉ जो है वो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 29 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गैस डिस्चार्ज लैंप। इनमें से कौन सा एक गैस डिस्चार्ज लैंप है? तो आप लोगों को दिख रहा है एक ही ऐसा लैंप है जो गैस डिस्चार्ज लैंप है। उसमें कौन सा लैंप है? देखो सोडियम वेपर लैंप। कौन सा है? सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप एक ऐसा लैंप है जो गैस डिस्चार्ज लैंप की भांति काम करता है। कौन सा लैंप है? सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। इसके अलावा कार्बन फिलामेंट लैंप जो है ये इनकैंडिसेंट में आता है। ये किस में आता है? इनकैंडिसेंट में। ये आपका जो लैंप है ये भी जो है ये एक अदर लैंप में आता है और उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप, ये दोनों ऐसे लैंप है जो गैस डिस्चार्ज लैंप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप सोडियम हो गया या वेपर हो गया, दोनों सोडियम या मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्रिस्टल डायोड हैज़। क्रिस्टल डायोड में होता है, देखो एक बात याद रखना आप लोग, डायोड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी। डायोड जो है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसलिए डायोड आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आ गया है तो अपने इसको जो है वो क्लियर कर देते हैं। डायोड का कुछ क्वेश्चन जो आ गया उसको क्लियर कर देते हैं। आपका काम का ये क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे सेकेंड ईयर में आता है ITI के अंदर। तो देखो क्रिस्टल डायोड हैज़, यानी एक जो डायोड होता है उसके अंदर होता है तो एक PN जंक्शन होता है, 2 PN जंक्शन होते हैं, 3 PN जंक्शन होता है या 4 PN जंक्शन होता है। डायोड जो होता है, डायोड इसका सिंबल आपने देखा होगा, इस तरीके से डायोड का सिंबल होता है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर अपने बनाना चाहें तो इस प्रकार से होती है PN। तो ये PN डायोड है। PN डायोड के अंदर आप देख रहे हैं केवल एक ही जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ही PN जंक्शन होता है डायोड के अंदर। अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर में 3 PN जंक्शन है, 2 PN जंक्शन होते हैं, थायरिस्टर में 3 होते हैं, ठीक है। तो डायोड में केवल एक ही PN जंक्शन होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल का मतलब हो गया, क्रिस्टल डायोड चाहे कोई भी डायोड हो, एक ही PN जंक्शन होता है उसके अंदर। द नंबर ऑफ डिप्लेक्शन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में डिप्लेक्शन लेयर का मतलब होता है अवक्षय परत। डिप्लेक्शन लेयर का मतलब होता है अवक्षय परत, यानी अवक्षय परत कितनी होती है। जो एक आपके पास ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है आपके पास? कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, NPN भी हो सकता है या PNP भी। तो डिप्लेक्शन लेयर देखो कितने हैं, जितने जंक्शन होंगे, एक जंक्शन, 2 जंक्शन, जंक्शन कितने हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 31 को शो कर देता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है।
चलो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ डिप्लेक्शन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन है या पीएनपी है, जंक्शन कितनी है, 1 2 जंक्शन, जितने जंक्शन होंगे उतनी ही आपकी क्या होगी ट्रांजिस्टर के अंदर अवच्छय परत होगी। तो कितनी अवच्छय परत होती है ट्रांजिस्टर में, 2 अवच्छय परत होती है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर सर्किट विदाउट फिल्टर इज, यानी एक जो रेक्टिफायर सर्किट होता है उसकी आउटपुट कैसी होगी विदाउट, जो आपके पास है विदाउट, अगर आपने कैपेसिटर या फिल्टर सर्किट लगाया है, रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है, आउटपुट मैं आपको बताता हूँ, रेक्टिफायर अपने को ये आउटपुट प्रदान करता है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ये आपको पल्स सेटिंग कैसी आउटपुट देता है, पल्स सेटिंग आउटपुट इसको कहा जाता है। तो पल्स सेटिंग आउटपुट देगा, वो भी कौन सी, डीसी पल्स सेटिंग। तो आपको दिखा हुआ है ऑप्शन जो है 3 आपका सही हो जाता है, डीसी पल्स सेटिंग आउटपुट आपको जो डायोड है वो बिना फिल्टर सर्किट के प्रदान करेगा। अगर फिल्टर आप लगा देते हो तो ये वेरिएबल या आपको प्योर डीसी जो है वो प्रोवाइड कराएगा, एक जो आपका फिल्टर के साथ में अगर रेक्टिफायर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द रोटर विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी पॉसिबल। रोटर की संरचना के आधार पर निम्न में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। तो देखो संभव 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज भी रोटर होता है और स्लिप रिंग भी रोटर होता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों प्रकार की होती है रोटर के आधार पर, स्क्वायरल केज भी और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 34 को अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, 34 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। बोलता है इट इज़ मेड ऑफ सिंगल सॉलिड मटेरियल, यह एक दृढ़ सामग्री से बना होता है, इसमें खारे खंभे होते हैं, यानी कि इट हैज़ सेलियंट पोल, इसमें सेलियंट पोल होते हैं, टर्मिनल्स आर टेकन आउट थ्रो कम्यूटेटर्स, टर्मिनल जो होते हैं वो कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है, या वाइंडिंग आर इंस्टॉल्ड इन स्लॉट, स्लॉटों में वाइंडिंग की स्थापना होती है। 4 ऑप्शन है आपको, 34 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है। तो देखो मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल, दृढ़ सामग्री से बना होता है स्टेटर, चलो ये ठीक बोल सकते हैं। इसमें जो आपके पास पोल होते हैं वो सेलियंट पोल होते हैं, तो सेलियंट पोल इसके अंदर नहीं होते हैं, इसके अंदर जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर खांचे होते हैं और खांचों में क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो अपने इसमें एक ही चीज़ बोल सकते हैं, देखो सत्य बता रहा है आपको, गलत चीज़ नहीं बतानी इसमें। टर्मिनल्स आर टेकन आउट थ्रू द कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर तो इंडक्शन मोटर में होता ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर स्लॉट में जो वाइंडिंग्स आर इंसुलेटेड इन स्लॉट, ठीक है, वाइंडिंग भी स्लॉट में होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो स्टेटर होता है वो एक तरीके से दृढ़ सॉलिड बना होता है। किसका बना होता है, दृढ़ सामग्री से बना होता है, सॉलिड मटेरियल से बना होता है। ये अपने सुटेबल आंसर जो है उसका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। मतलब कि जो आपकी इंडक्शन मोटर है उसकी तुल्यकालिक गति व रोटर गति का अंतर क्या कहलाता है, तो वो स्लिप कहलाता है, सभी को पता है, उसको कहा जाता है स्लिप स्पीड। क्या कहा जाता है उसको, स्लिप स्पीड, यानी कि जो NS और NR का अंतर है उसको स्लिप कहा जाता है। आप सभी को पता है NS माइनस NR जो है वो स्लिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। 36 क्वेश्चन है, डियोल स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। डियोल स्टार्टर की फुल फॉर्म पूछ रहा है अपने से ये, तो डियोल स्टार्टर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डियोल स्टार्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आंसर ए आपका सही हो जाएगा, डियोल स्टार्टर की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिले इज कनेक्टेड इन डियोल स्टार्टर, यानी डियोल स्टार्टर में कौन सी रिले जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है थर्मल ओवरलोड रिले। देखो डियोल स्टार्टर जो होता है उसमें सिर्फ ओवरलोड रिले होती है, यानी स्टार्टिंग में ये किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं करता, लेकिन ओवरलोड से मोटर की सुरक्षा करता है, तो इसमें थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है। नेक्स्ट है, 4 सीलिंग फैंस जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज्ड। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंगल फेज जो आपका सीलिंग फैन यानी छत पंखा जो होता है, छत पंखा जो होता है उसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है। तो आप सभी को पता है छत पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी
स्थायी संधारित्र मोटर का यूज किया जाता है किसके अंदर, ये छत पंखे के अंदर। ठीक है, तो छत पंखा जो है उसके लिए ए आंसर हो जाएगा। परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूनिवर्सल नहीं होता, यूनिवर्सल मोटर ग्राइंडर में यूज होती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है ये भी नहीं होती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो होती है ये भी नहीं होती है, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो मोटर होगी इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाद में टॉर्क है जो कम हो जाता है। लेकिन आपको ऐसी मोटर चाहिए सीलिंग फैन के लिए जिसका टॉर्क जो है वो जो नियत रहे, इसलिए जो है वो कौन सी मोटर यूज करते हैं अपने, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये हो गया अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, द अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटर इनमें से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सभी को याद है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अल्टरनेटर हो, डीसी जनरेटर हो, ये सब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ट्रांसफार्मर भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। बस याद रखना है अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के गतिज प्रेरण, किस प्रेरण पर, गतिज प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखो प्रेरण 3 प्रकार से होता है। यदि आपका, या तो आप देखो 2 चीज़ें आपके पास है, या तो आपके पास फ्लक्स है या फिर आपके पास कंडक्टर है। देखो या तो आपके कंडक्टर और फ्लक्स दोनों कांस्टेंट है, या फ्लक्स मूव करता है कंडक्टर कांस्टेंट है। जब दोनों चीज़ आपकी कांस्टेंट है यानी मूव नहीं करती, तो वो आपका स्टैटिक इंडक्शन होता है जिस पर ट्रांसफार्मर काम करता है। फ्लक्स या कंडक्टर में से कोई एक मूव करता है तो वो डायनामिक इंडक्शन होता है जिसको गतिज प्रेरण कहते हैं। और इस सिद्धांत पर आपका जनरेटर काम करता है या अल्टरनेटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइप ऑफ अल्टरनेटर। निम्न में से कौन सा एक अल्टरनेटर है, निम्न में से कौन सा एक अल्टरनेटर है। तो ये बोल रहा है रोटेटिंग कम्यूटेटर टाइप अल्टरनेटर है, स्क्वायरल केज रोटर टाइप अल्टरनेटर है, या कैपेसिटर स्टार टाइप, या फिर रोटेटिंग आर्मेचर। तो देखो इसमें एक ही अल्टरनेटर है आपका, कौन सा है, रोटेटिंग आर्मेचर। अल्टरनेटर को अगर देखा जाए घूर्णन भाग यानी रोटेटिंग जो पार्ट होता है उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्मेचर रोटेटिंग, और दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है फील्ड रोटेटिंग। तो अल्टरनेटर के 2 टाइप होते हैं घूर्णन भाग के आधार पर, आर्मेचर रोटेटिंग और फील्ड रोटेटिंग। आर्मेचर रोटेटिंग आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। 41वां क्वेश्चन है, इन एन अल्टरनेटर द अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कॉइल कैन बी brought out in the external circuit with the help of। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाला प्रतिवर्ती धारा को बाहरी सर्किट में कौन पहुंचाता है। तो आर्मेचर जो आपके पास में अल्टरनेटर है उसके अंदर, सर्किट के अंदर जो वोल्टेज बनता है उसको बाहर कौन पहुंचाता है। तो बाहर पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है, स्लिप रिंगों का होता है। किसका होता है, स्लिप रिंग। एक होती है स्लिप रिंग और एक होता है कम्यूटेटर। स्लिप रिंग जो होगा वो AC टू AC रखेगा, और कम्यूटेटर जो होगा वो AC टू क्या कर देगा, DC, या DC टू वापस क्या कर देगा, AC। तो आपको याद रखना है स्लिप रिंग AC टू AC रखता है, तो आपका स्लिप रिंग जो होगा वो प्लेस्ड होता है किसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फ्रॉम स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर। स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए इनमें से कौन सा संयोजन सही है। तो सभी याद रखेंगे, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। ऐसा ऑप्शन देख लें आप, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। ये आपका जो है ये कौन सा होता है, ये स्टार कनेक्टेड जो आपका अल्टरनेटर है उसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो √3 जो है वो फेज वोल्टेज होती है लाइन वोल्टेज का, और अगर डेल्टा संयोजित होता है तो VL बराबर हो जाएगा V फेज के, यानी डेल्टा कनेक्टेड जो अल्टरनेटर होगा उसमें फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये स्टार कनेक्टेड हो गया और ये जो आपका ये डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 क्वेश्चन को आप देखेंगे, सिंक्रोनाइज मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग RPM। यानी कि तुल्यकालिक मोटर निम्न में से कौन से RPM मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप याद रखेंगे NS = 120 F/P। इस मान पर यानी सिंक्रोनस स्पीड पर जो मोटर है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में। 120 F/P, उत्तर ए सही हो जाएगा, 120 F/P। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड इसको कह सकते हो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मोटर विच कंस्टेंट वोल्टेज एंड लोड द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट
विद एक्साइटेशन करंट इज शो बाय। एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को किससे शो किया जाता है। देखो बोल रहा है आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन करंट के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसको वी वक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वी वक्र। आपने देखा होगा जो आपका ये ऐसे इस प्रकार से एक वक्र बनता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। ये जो वक्र होता है ये खींचा जाता है किसके बीच में? एक्साइटेशन करंट और आर्मेचर करंट के बीच में ये खींचा जाता है। तो अपने पास में जो है ये इसको आर्मेचर आई ए और आई इस प्रकार से ये वोल्टेज और आई ए के बीच में खींचा जाता है। तो ये करंट जो आपके पास ये होता है इसको वी वक्र अपने कह सकते हैं, ठीक है। और अगर पावर फैक्टर के बीच में और एक्साइटेशन करंट के बीच खींचा जाए तो वो उल्टा वी वक्र होता है, उसको इन्वर्स वी वक्र कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है? देखो टिन भी नहीं है, सीसा यानी लेड भी नहीं है, और पारा यानी मरकरी भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा होता है? माइका। माइका जो है इसको अब्रक भी बोला जाता है। ये आपका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। और अब्रक जो होता है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है 60 किलोवोल्ट प्रति mm। सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी किसकी होती है? माइका की होती है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है विच वाइंडिंग इज मेड फॉर थिन वायर इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, अगर देखो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वायर पतले तार की बनी होती है। 2 वाइंडिंग होती है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें 2 वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है इसको बोलते हैं सहायक वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सहायक। और इसको बोलते हैं मुख्य हिंदी में। तो मुख्य वाइंडिंग जो होती है और सहायक वाइंडिंग, देखो मुख्य वाइंडिंग जो होती है इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए ये बनी होगी मोटे तार की। किसकी बनी होगी? मोटे तार कम टर्न की, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इसलिए ये बनी होती है पतले तार की। किसकी बनी होती है? पतले तार और अधिक टर्न की। किसकी बनी होती है? पतले तार और अधिक टर्न की। यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा रखने के लिए ही इसको पतले तार का बनाया जाता है। तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो किसकी बनी होती है? पतले तार की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो एक चीज़ और इसमें आपको याद रखनी है, चाहे आप दोनों तार का आकार सेम रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। दोनों का गेज आप बराबर रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अगर कम ज़्यादा आप कर देते हो तो भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कई कंपनियों में ऐसा होता है कि तार का साइज सेम होता है लेकिन उनमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो टर्न्स की संख्या कम ज़्यादा करके भी अपने रेजिस्टेंस में डिफरेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच वाइंडिंग इज लेस थिक वायर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया था कम मोटाई यानी कम मोटी पतली तार, अधिक टर्न बोल दिया मैंने, तो पतला तार जो है भाई सेम क्वेश्चन है अपने पास, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। मोटा तार अगर बोले तो रनिंग वाइंडिंग होती है। तो इसका उत्तर जो है 47 का जो उत्तर है अपने पास में वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन सी वाइंडिंग? देखो थिक का मतलब होता है पतला, यानी कि बहुत ही कम मोटा, ये पतला एक ही बात हो गया। और थिन का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो ये हो गया थिक वायर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो थिक वायर की बनी होती है और रनिंग वाइंडिंग थिन वायर की बनी होती है, मोटी बनी होती है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन 48, डैश डैश इज यूज्ड टू इजीली, डैश डैश इज यूज्ड टू इजीली आइडेंटिफाई द एंड ऑफ वायर। तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो तारों के सिरों को पहचानने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है इनके लिए जो है, देखो एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फेरुल क्या होते हैं। वायर के अंदर फेरुल्स होते हैं, ज़्यादातर यूज तो फेरुल का आजकल करते हैं। फेरुल का मतलब होता है एक कॉन्टैक्ट बने होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें स्लीव नहीं हो सकती है क्योंकि स्लीव तो वायर को इंसुलेशन देने का काम करती है, ठीक है। और क्रिम्पिंग टूल जो होता है वो लग्स लगाने के काम आता है, ये तो एक टूल है। तो फेरुल्स जो होते हैं वो, या लग्स अपने बोल सकते हैं इनको, फेरुल या लग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वायर के टर्मिनल पहचानने के काम आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन जो है उसमें आप देखें, कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लीव्स इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन यानी स्लीव, मैंने आपको बोल दिया स्लीव का काम क्या होता है? भूमि के लिए आसानी से तारों के मध्य से धारा को मापने के लिए, आँखों और
अक्षरों के साथ तारों का अंत लेबन करने के लिए या घर्षण, गर्मी और क्षमता से तारों को सुरक्षित करने के लिए। देखो इंग्लिश में ये समझ में आ जाएंगे, हिंदी में आपको थोड़ा कम समझ में आएंगे। जो उत्तर है, प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम एब्जर्वेशन, हीट एंड फिजिकली डैमेज, या द लेबल द वायर एंड विद नंबर ऑफ लेटर्स फॉर मेजरिंग करंट थ्रू वायर, या इजी पाथ फॉर अर्थिंग। ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादा मैटर कर रहा है आपका। क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द वायर, वायर की सुरक्षा के लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट यानी हीट को ऑब्जर्व ना करे उससे, या फिजिकली डैमेज से वायर की सुरक्षा, या रोधन प्रदान करने के लिए वायर पर स्लीव चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज की पीडीएफ का 50 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ आज की पीडीएफ अपने समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, आप देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि ग्रोमेट्स इन जनरली मेड अप ऑफ विच मटेरियल, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री के बने होते हैं। तो ग्रोमेट्स आमतौर पर किस सामग्री के बने होते हैं। तो याद रखना ग्रोमेट्स जो होते हैं वो पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं ग्रोमेट्स जो होते हैं वो किसी भी पैनल के अंदर वायर को जो है वो साइड से कट ना हो जाए, इसलिए ग्रोमेट्स लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल आयरन वगैरह जो होती हैं उनके अंदर ऐसे वायर के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, जो वायर इस प्रकार से देखा होगा आपने, कवर चढ़ा होता है जिसके अंदर से वायर निकली होती है, इसको ग्रोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज ही के साथ अपनी ये पीडीएफ यहाँ समाप्त हो जाती है। ये पीडीएफ हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज अपनों ने टोटल जो है वो 20 से 50 तक के क्वेश्चन पढ़ दिए हैं, यानी 30 क्वेश्चन आज कर लिए, 20 अपनों ने कल कर लिए। तो आज का जो सेशन है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपकी तैयारी हो रही होगी, अगर है तो आप हमें कमेंट में बताएं ताकि हम रेगुलर क्लासेस जो है वो अपलोड कर पाएँ। और ITA फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इस क्लास को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।